Hi everyone, my name is Durgesh Jaiswal and I am a system engineer. प्रीवियस की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताया था कि आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ओके, एंड प्राइमरी मार्केट हम किसे बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं, एंड स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की सारी चीज़ें हम कवर कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ न्यू चीज़ें बताऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम्म हाँ, इस वीडियो में सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, कैन बी बाई डायरेक्टली फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट। क्या अगर आप शेयर को या फिर स्टॉक को आप ख़रीदना चाहते हो, ठीक है, शेयर को या स्टॉक को आप ख़रीदना चाहते हो, तो क्या आप शेयर को स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट से डायरेक्टली ख़रीद सकते हो। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे पास दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं। कौन कौन से? एक स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो हमारे पास एनएसई है, और एक स्टॉक एक्सचेंज जो है ना हमारे पास बीएसई है। ठीक है, हमारे पास दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई एंड बीएसई। अब क्या हम अगर हम शेयर को या फिर स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, तो क्या हम एनएसई के वेबसाइट पे जाकर उसको डायरेक्टली बाई कर सकते हैं? क्या बीएसई के वेबसाइट पे जाकर हम उसे डायरेक्टली बाई कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो। हम कभी भी एनएसई या बीएसई के वेबसाइट पे जाकर के डायरेक्टली हम स्टॉक को या फिर शेयर को बाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें स्टॉक या फिर शेयर को बाई करना है या सेल करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हमें शेयर को बाई करना है, ठीक है, शेयर को बाई करना है, तो हमें नीड होती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते किसे हैं? आप अपने लैंग्वेज में जानते होंगे, ब्रोकर का नाम आपने शायद सुना होगा, ब्रोकर। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं ना, ब्रोकर होते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होते हैं? ब्रोकर होते हैं। अब ये ब्रोकर होते कौन हैं? ब्रोकर जो होते हैं ना वो स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट के रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा है यू कैन नॉट बाई शेयर्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट डायरेक्टली। आप कभी भी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से डायरेक्टली शेयर को खरीद नहीं सकते। ठीक है, यू विल बी नीड आर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिसे हम ब्रोकर बोलते हैं, टू बाई द शेयर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट। स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट से जब भी आप शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको ब्रोकर की नीड पड़ती है। ठीक है, अब ये ब्रोकर होते कौन है? ब्रोकर होते कौन है? अच्छा, ये डायग्राम शायद आप पहले से भी फैमिलियर होंगे। ठीक है, ये डायग्राम आप पहले से भी फैमिलियर हैं। इस डायग्राम में यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर क्या है? बायर है। ठीक है, यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर बायर है। अब बीच में आपका क्या आता है? मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि एनएसई बीएसई, हमारा दो चीज़ आता है, एनएसई और बीएसई आता है, जहाँ से हम शेयर को क्या करते हैं? बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं। यहाँ तक तो आपको पता है। तो अभी क्या, अभी इसमें एक पॉइंट और जुड़ गया है कि अगर आप सेल करोगे, अगर आप अपने शेयर को सेल करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली एनएसई या बीएसई के वेबसाइट पे नहीं सेल कर सकते। आपको नीड पड़ती है ब्रोकर की, यानी सेलर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में कौन आ गया? ब्रोकर आ गया। यानी सेलर जो होगा वो अपने शेयर को सेल करेगा कहाँ? ब्रोकर के पास। और वो ब्रोकर कहाँ से अटैच होगा? एनएसई बीएसई के पास। ठीक है, बायर क्या करेगा? वही चीज़ यहाँ पर भी है। बायर का क्या करेगा? बाई तो करेगा, लेकिन कहाँ से करेगा? वो ब्रोकर से करेगा। अब ब्रोकर कहाँ से अटैच होगा? एनएसई बीएसई से अटैच होगा। ठीक है, तो सिंपल, यानी अगर आप शेयर को सेल करना चाहते हो तो आप कहाँ सेल करोगे? वो आप ब्रोकर के पास सेल करोगे। ठीक है, अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप कहाँ से बाई करोगे? आप वो ब्रोकर से ही बाई करोगे। और ये ब्रोकर आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे कि आपको आपको वो शेयर को सेल करा दें और बाई करा दें। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्रोकर का डेफिनेशन क्या होता है। ब्रोकर का डेफिनेशन क्या है?
ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि ब्रोकर इज अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर कौन से होते हैं, क्या होते हैं? ब्रोकर जो होते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज का एक रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं। हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज क्या है? हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएसई है और एक बीएसई है, ठीक है। यानी जो ब्रोकर होंगे ना, वो इन्हीं दोनों एनएसई और बीएसई के क्या होंगे? रजिस्टर्ड मेंबर होंगे, ठीक है। विदाउट ब्रोकर यू कैन नॉट सेल और बाई योर शेयर्स टू अदर्स। बिना ब्रोकर के आप कभी भी अपने शेयर को सेल या बाई नहीं कर सकते। ब्रोकर प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी अ प्लेटफॉर्म टू बाई और सेल योर शेयर्स ऑन इट। ओके, अब यहाँ से समझने वाली बात है। आपने शायद देखा होगा, इससे पहले भी आपने देखा होगा, आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, ठीक है। ऑफ स्टॉक्स है, आप जानते होंगे। 5पैसा है, ठीक है। एंजल वन है, ठीक है। ये सारे जो एप्लीकेशन हैं, ये सारे क्या हैं? ब्रोकर हैं। ये सारे एप्लीकेशन क्या हैं? ब्रोकर हैं, ठीक है। और ये सारे एप्लीकेशन ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि आप जो है ना, कंपनी के शेयर को यहाँ खरीद सकते हो, यहाँ कम बेच भी सकते हो, ठीक है। तो ये 5पैसा, ऑफ स्टॉक्स एंड एंजल वन, ऐसे बहुत सारे मतलब ब्रोकर हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ब्रोकर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं? ब्रोकर प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी अ प्लेटफॉर्म टू बाई आ सेल योर शेयर्स ऑन इट। आप उस प्लेटफॉर्म पे, जो भी भाई पैसा है, ऑफ स्टॉक्स है, एंजल वन है, आप वहाँ पे जा कर के कंपनी के शेयर को सेल कर सकते हो और फिर बाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ब्रोकर के, जैसे ऑफ स्टॉक्स, 5पैसा, एंजल वन, ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे हमारे ब्रोकर हैं। ये सारे हमारे क्या हैं? ब्रोकर हैं, ठीक है। अगले पॉइंट में हम देखते हैं। ओके, हाँ, अभी तो आपको ये पता चल गया कि अगर आप शेयर को ख़रीदना चाहते हो या फिर बाई करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो, तो आपको नीड पड़ती है ब्रोकर की। यानी डायरेक्टली क्या ना, डायरेक्टली आप कभी भी कंपनी के शेयर को बाई नहीं कर सकते उसके वेबसाइट पे जाकर के, तो आपको नीड पड़ेगी ब्रोकर की। अब जब आप ब्रोकर को भी जान गए कि हमें ब्रोकर की नीड पड़ती है, अब बात आती है कि जब आप शेयर को ख़रीदते हो या फिर बेचते हो, तो उस शेयर को कोई ना कोई होल्ड रखेगा, उस शेयर को कोई ना कोई होल्ड पे रखेगा, उसको रखेगा अपने पास। जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो बैंक में, ठीक है। बैंक में ट्रांजैक्शन करते समय अगर जो आपने बोला कि मैं 1,000 रुपये डेबिट किया हूँ, मैं 1,000 रुपये क्रेडिट किया हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके अकाउंट में जाकर के वो डेटा सेव होता है, ठीक है। तभी तो आपको पता चलता है ना कि आपने अकाउंट में कितना क्रेडिट किया, अकाउंट से कितना डेबिट किया, डेट्स ऑल। इसी प्रकार डीमेट अकाउंट भी होता है। और एक चीज़ और, जो आप ट्रांजैक्शन करते हो, वो ट्रांजैक्शन में जो आप पैसे का ट्रांजैक्शन इधर से उधर करते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होता है आपके अकाउंट में, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होता है आपके अकाउंट में। अब अगली चीज़ क्या होती है? अब अगली हाँ, अभी क्या है कि जब आपको ये पता चल गया, मान लेते हैं कि यहाँ आपके पास एक ब्रोकर है, एक ब्रोकर है। ब्रोकर में तो समझ में आ गया होगा ना कि ब्रोकर क्या हो सकता है? का 5पैसा है, ऑफ स्टॉक्स है, एंजल वन है, ये ब्रोकर है, ठीक है। अब इस ब्रोकर पे आकर के अब आप चाह रहे हो कि हम कंपनी के शेयर को सेल करें या फिर बाई करें, ठीक है। तो आपका इस ब्रोकर पे एक अकाउंट होना ज़रूरी है। अभी क्या है, एसबीआई, मान लेते हैं कि एसबीआई को एक ब्रोकर कितना ट्रीट कराते हैं, एसबीआई एक ब्रोकर है। अब आपको ट्रांजैक्शन करना है तो उस एसबीआई बैंक में आपका एक अकाउंट होना चाहिए, तभी तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो इधर से उधर। सेम एज इट इज़, अगर ब्रोकर आप समझ गए कि 5पैसा मेरा एक ब्रोकर है, एंजल वन मेरा एक ब्रोकर है, या फिर ऑफ स्टॉक्स मेरा एक ब्रोकर है, तो उस ब्रोकर पे आपका एक अकाउंट होना चाहिए, तभी आप शेयर को सेल या बाई कर सकते हो। तो जो मेरा अकाउंट ब्रोकर पे ओपन होता है, जो मेरा अकाउंट ओपन होता है, उसे हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। उसे हम क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट, ठीक है। यानी ब्रोकर पे जो आपका अकाउंट ओपन होगा, उसे हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। और ये डीमैट अकाउंट जो होता है, ये आपके शेयर्स को, जो भी आप शेयर को बाई करते हो या सेल करते हो, उसे ये होल्ड पे रखता है, उसे ये अपने पास रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा, इफ़ यू वांट टू बाई अ सेल
your shares, then firstly you will have to open a डीमैट अकाउंट इन योर ब्रोकर. ओके, यानी आपके ब्रोकर में सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की नीड पड़ती है. अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जेरोदा इज़ अ बेस्ट ब्रोकर. अगर आपने अभी तक मैंने बताया ना कि बहुत सारे 5 पैसा है, एंजल वन है, ऑफ स्टॉक्स है, ठीक है, तो उसी प्रकार जेरोधा भी है. ठीक है, जेरोधा को क्यों हम बोलते हैं कि जेरोधा हमारा बेस्ट है. ठीक है, पहली चीज़, जब हम जेरोधा पे अकाउंट बनाते हैं तो जेरोधा 200 रुपये चार्ज लेता है. 200 रुपये चार्ज लेता है. ये सारी मेंटेनेंस करता है आपको, हर अच्छी तरह एक यूज़र फैमिली टाइप का. वो आपको क्या कहता है, आपको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट देता है. आप ईजिली शेयर को बाई सेल कर सकते हो. ठीक है, तो मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप जेरोधा पे ही अकाउंट ओपन करो, और ये सेफ भी है. ठीक है, तो जेरोधा पे आप अकाउंट ओपन करो, मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा. ठीक है, मेरा अगला पॉइंट जो है वो है इंडेक्स. इंडेक्स किसे कहते हैं, इंडेक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज़ इंडेक्स. इंडेक्स के बारे में आप पहले से जानते हो कि हमारे पास दो टाइप्स के इंडेक्स होते हैं. एक सेंसेक्स इंडेक्स होता है, और एक क्या होता है, एक निफ्टी इंडेक्स होता है. ठीक है, आप पहले से भी इसको अवेयर हो. ठीक है, सेंसेक्स एंड इंडेक्स. अच्छा, अब इंडेक्स क्या होता है शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट में, आप एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझो. ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर एक बुक है, यहाँ पर क्या है, एक बुक है. यहाँ पे मैं इसका नाम मेंशन कर देता हूँ, बुक है, कोई बुक है. जहाँ पर बहुत सारी लेशन है. ठीक है, और उस लेशन पे उसका पेज नंबर दिया है, उस लेशन पे उसका पेज नंबर दिया है. अब कोई भी स्टूडेंट है, वो ये बोल रहा है कि मुझे इस पर्टिकुलर लेसन पे जाना है, तो क्या करेगा, वो उस पेज नंबर को देखेगा. उस पेज नंबर को देखने के बाद उस पर्टिकुलर लेसन पे वो पहुंच जाएगा. ये हम जानते हैं कि ये सिंपल सा इंडेक्स का मतलब होता है. ठीक है, हम बुक में कभी भी एक पर्टिकुलर लेसन को अगर जो सर्च करना होता है तो हम उसके पेज नंबर को देखते हैं, पेज नंबर के बेस पे हम पर्टिकुलर लेसन पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, ये चीज़ तो आप जानते ही हैं. सेम एज इट इज़ वही चीज़ जो इंडेक्स हमारे बुक में ये चीज़ बताता है कि कौन सा लेशन किस पेज नंबर पे है, वही इंडेक्स का काम यहाँ भी है. बट इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ होता है कि यहाँ पे जो इंडेक्स है ना, वो इंडेक्स ये बताएगा कि मार्केट का व्यू कैसा है. मतलब मार्केट का भी व्यू कहने का मतलब ये है कि मार्केट मेरा बुल मार्केट है, मार्केट मेरा बेरिश मार्केट है, मार्केट में ट्रेडिंग कैसी चल रही है, एंड मार्केट का डायरेक्शन बताता है कि मार्केट अभी अप पे है या डाउन पे है, मार्केट में मेरी प्रॉफिट कितनी हो रही है, कितना लॉस हो रहा है. ये सारा का सारा इंडिकेशन जो है ना, वो इस इंडेक्स में बताया जाता है. ठीक है, इस इंडेक्स में बताया जाता है. मुझे लगता है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. जस्ट टू मिनट. ओ बेट. ओके, हाँ, इंडेक्स की बार डेफिनेशन देखते हैं. इन स्टॉक मार्केट इंडेक्स टेल अस अबाउट मार्केट व्यू एंड मार्केट डायरेक्शन. ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि मार्केट व्यू बताता है, मार्केट डायरेक्शन बताता है. हाँ, इन निफ्टी इट रिप्रेजेंट द वेटेड एवरेज ऑफ 50 इंडियन कंपनीज स्टॉक्स इन 12 सेक्टर्स. ठीक है, मैंने बताया था ना कि मेरे पास दो टाइप्स के इंडेक्स होते हैं, एक सेंसेक्स होता है, एक निफ्टी होता है. तो निफ्टी के बारे में यहाँ बताया गया है. ठीक है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिससे शायद ये बहुत अच्छे से क्लियर हो. ठीक है, वहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया था, वहाँ पे मैंने बुक मेंशन किया था. लेट्स अज्यूम कि वो जो बुक था ना, वो इंग्लिश का बुक था. ठीक है, तो वहाँ पे बुक का नाम क्या होता है, इंग्लिश होता है. और वहाँ पे उसके कई सारे लेसन के नाम होते, लेसन का नाम के आगे पेज नंबर होता. सेम एज इट इज़ आप यहाँ समझो कि यहाँ पे जो बुक का नाम है ना, वो बुक का नाम जो है हमारा वो निफ्टी है. क्या है, बुक का नाम निफ्टी है. इस निफ्टी में इसने लिखा है, वहाँ पर मेरे कितने बहुत सारे लेशन के नाम हुआ करते थे. यहाँ पर लेशन का नाम समझो फिक्स कर दिया है. यहाँ पर हमारे केवल 50 कंपनी हो सकती है. तो यहाँ पे जो ये कंपनी के नंबर्स होंगे ना, वो केवल 50 होंगे, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते. ठीक है, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते.
और ये जो कंपनियां होंगी, ये भी एक इसमें रूल बना दिया है कि ये जो कंपनियां होंगी ये केवल 12 सेक्टर में ही हो सकती हैं। इन 12 सेक्टर के बाहर वो कंपनी नहीं हो सकती है। अब 12 सेक्टर के अंदर यहाँ पे दिया है कि वो कंपनी चाहे तो एनर्जी वाली कंपनी होगी या कोई मटेरियल्स वाली कंपनी होगी, इंडस्ट्रियल्स है, कंज्यूमर्स है, फाइनेंशियल्स है, इंफॉर्मेशन है, टेलीकम्युनिकेशन है, यूटिलिटीज़ है एंड रियल इस्टेट है। इस टाइप की कंपनीज इसमें हो सकती है निफ्टी में। ओके, निफ्टी में इस टाइप की कंपनीज हो सकती है। ठीक है, अब मैंने बताया कि निफ्टी में 50 कंपनी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अभी मान के चलते हैं कि कोई कंपनी ऐसी है जो घाटे में जा रही है, कंपनी बंद हो जाती है, तो उसकी जगह पे कोई और कंपनी आ जाएगी। बट निफ्टी में 50 कंपनी ही होगा, उसका जो ग्रुप होगा वो 50 कंपनी का ग्रुप होगा, उसमें 49, 49 या 51 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ बताता है कि जब 50 कंपनीज हो गया, 50 कंपनीज हो गया, ठीक है, अब उस 50 कंपनीज का ये व्यू बताएगा, उस 50 कंपनीज का ही व्यू बताएगा कि कौन सी कंपनी, अब कौन सी कंपनी अभी बेरिस है, कौन सी कंपनी अभी बुलिस है, कौन सी कंपनी अप में जा रही है, कौन सी कंपनी डाउन में जा रही है, कौन सी कंपनी हमें प्रॉफिट दे रही है, कौन सी कंपनी हमें लॉस दे रही है। तो ये सारा का सारा व्यू हमें निफ्टी बताता है, केवल 50 कंपनी का ही बताएगा। ठीक है, ये निफ्टी का काम होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो ठीक है, मैं अगले पेज पे चलता हूँ। वेट, हाँ, अगला पेज है इंडेक्स। हाँ, मैंने बताया ना इंडेक्स दो टाइप्स के हैं, एक इंडेक्स मेरा सेंसेक्स है, एक इंडेक्स मेरा निफ्टी है। तो वही है, सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया कि सेंसेक्स किसे कहते हैं और निफ्टी किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा चेक करते हैं, सेंसेक्स किसे कहते हैं। सेंसेक्स का मतलब होता है, फुल फॉर्म ऑफ सेंसेक्स इज सेंसिटिव इंडेक्स। जैसे वहाँ पे निफ्टी के लिए मैंने बताया था, सेम एज इट इज़ है, यहाँ पर सेंसेक्स के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पर सेंसेक्स के लिए भी है। मान लेते हैं बुक का नाम मेरे क्या है, सेंसेक्स है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, अच्छा हाँ, जो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो कंपनियाँ का सेक्टर होगा 12 सेक्टर में होगा, मैंने गिनाया भी था नाम उनका। यहाँ पर कंपनी का सेक्टर भी 12 सेक्टर में ही होगा, बट इसमें जो कंपनी का ग्रुप होगा ना, इसमें केवल कंपनी का ग्रुप 30 होगा, 30 होगा। यानी इसमें 30 कंपनी से ज़्यादा नहीं हो सकते। 30 कंपनी के बारे में ही ये केवल बताएगा, 30 कंपनी से ज़्यादा के बारे में नहीं बताएगा। कौन सी कंपनी मेरा बेरिस है, कौन सी कंपनी मेरा बुलिश है, ठीक है, कौन सी कंपनी मेरा अप है, कौन सी कंपनी डाउन में जा रही है, कौन सी कंपनी हमें प्रॉफिट दे रहा है, कौन सी कंपनी हमें लॉस दे रहा है, तो ये सारा का सारा चीज़ बताएगा। लेकिन ये केवल 30 कंपनी के बारे में ही बताएगा। ठीक है, तो ये काम किस में होता है, सेंसेक्स में होता है, सेंसेक्स इंडेक्स में होता है। तो इट रिप्रेजेंट द वेटेड एवरेज ऑफ 30 इंडियन कंपनीज स्टॉक इन द डिफरेंट सेक्टर। जो मैंने बताया था 12 सेक्टर, हाँ, उसी के बाद केवल 30 कंपनी होगी। इट इज़ द वन ऑफ द टू मेन स्टॉक इंडेक्सेस यूज इन इंडिया। इंडिया में दो ही इंडेक्स यूज़ किए जाते हैं, एक सेंसेक्स है, एक निफ्टी है। तो सेंसेक्स उनमें से एक है जो कि इंडिया में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट इसके बेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, 100 होती है। ये आपको बाद में समझ में आएगा कि इसकी बेस वैल्यू 100 क्यों होती है। ठीक है, अगले पे आते हैं। इन सेंसेक्स विल बी 30 कंपनीज ऑलवेज। मैंने बताया ना कि सेंसेक्स में केवल 30 कंपनियाँ होंगी, 30 कंपनी से ज़्यादा नहीं हो सकती है। एंड निफ्टी में एक बार चेक करते हैं, निफ्टी के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ निफ्टी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। इट रिप्रेजेंट द वेटेड एवरेज ऑफ 50 इंडियन कंपनीज स्टॉक इन द 12 सेक्टर। जो मैंने बताया ना कि 50 कंपनी होंगी लेकिन 12 सेक्टर में होंगी। ठीक है, हाँ, इट इज़ वन ऑफ द टू मेन स्टॉक इंडेक्सेस यूज इन इंडिया। ठीक है, भारत में दो टाइप्स के इंडेक्स यूज हो रहे हैं, एक सेंसेक्स है, एक निफ्टी है। तो निफ्टी भी बहुत ही पॉपुलर है, निफ्टी बहुत पॉपुलर है, सेंसेक्स से ज़्यादा पॉपुलर निफ्टी है हमारा। इसकी भी बेस वैल्यू 100 ही होती है। ठीक है, हाँ, और मेरा अगला पॉइंट है जो है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है और कैसे हम चेक करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि अगर आपको चेक करना है कि कौन सी कंपनी बड़ा है, कौन सी कंपनी छोटी है,
तो ये भी हम किससे चेक करते हैं, ये भी हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू चेक करते हैं। हाउ टू चूज अ कंपनी, कैसे कंपनी को चूज करते हैं, चेक मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन को चेक करते हैं। प्रोवाइड वेटेड एवरेज मीन्स, जो अभी हम पिछली बार पढ़े थे कि वी हैव मेनी टाइप सेक्टर्स आर अवेलेबल इन निफ्टी, सो विच सेक्टर शुड गिव वेटेड एवरेज। फॉर एग्जाम्पल्स, वन सेकेंड, वन सेकेंड, for examples you can see na 10% from 19% real estate, 50%, okay। if you add, अगर आप सभी को ऐड करते हो ना तो ठीक है, ऐड करने के बाद क्या होता है ना कि मेरा ये एवरेज होता है, यानी एवरेज करने के बाद ये आप बता देते हो कि 10% ये है, 25% ये है, 50% ये है, और इसी के बेस पे आप ये कंफर्म कर देते हो कि कौन सा सेक्टर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा सेक्टर मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। जैसे अगर आप फाइनेंशियल वाली कंपनी पे शेयर को बाई करते हो या सेल करते हो तो ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। उससे कम प्रॉफिट किस में है, उसमें उससे कम प्रॉफिट मेरा किस कंपनी में है, रियल इस्टेट वाले में है, ठीक है। उससे कम वाले में आईटी वाले सेक्टर पे है, और सबसे कम मुझे किस में, फार्मा वाले में है। अगर हम फार्मा वाले कंपनी पे, ठीक है, शेयर को बाई करते सेल करते तो मुझे कम प्रॉफिट होता है। बट उसी जगह पे अगर जो मैं फाइनेंशियल वाली कंपनी पे ज़्यादा शेयर को सेल करता हूँ, बाई करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो बस यही है, इसका सिंपल सा मतलब यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो हाँ, अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। शेयर प्राइस मीन्स करंट प्राइस इन द मार्केट। जब हम कभी बात करते हैं कि शेयर प्राइस किसे कहते हैं, शेयर प्राइस किसे कहते हैं, तो शेयर प्राइस का मतलब क्या होता है, जो करंट प्राइस है मार्केट में। अभी मार्केट में मान लेते हैं किसी कंपनी का प्राइस इतना चल रहा है, तो वो जो प्राइस चल रहा है करेंटली में वही उसका शेयर प्राइस है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आपके पास दो कंपनी है, एक टीसीएस है, आपके पास एक एमआरएफ है, ओके। टीसीएस है, एमआरएफ है। टीसीएस की जो शेयर प्राइस है एसपी, वो 2094 है, ठीक है। और एमआरएफ की जो एसपी है वो 54,045, ठीक है। इतना ज़्यादा प्राइस है। मेरी बात ध्यान से सुनना, टीसीएस का जो शेयर प्राइस है वो 2094 है, और एमआरएफ का जो शेयर प्राइस है वो 54,045 है। अब मैं अगर जो मैं आपसे ये पूछूं कि हुईच कंपनी इज़ बिगर, टीसीएस और एमआरएफ, कौन सी कंपनी इसमें बड़ी है, टीसीएस बड़ी होगी या फिर एमआरएफ बड़ी है। जहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि टीसीएस की जो शेयर प्राइस है वो कम है एमआरएफ की शेयर प्राइस से, तो हम इसमें से कौन सी कंपनी को हम बोलेंगे कि बड़ी है। तो शेयर प्राइस को देख करके हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी बड़ी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज़ लिसन केयरफुली। शेयर प्राइस को देख करके हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी बड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एमआरएफ की जो शेयर प्राइस है ना वो 54,045 है, जबकि टीसीएस की 2,094 है। तो इस बेस पे एमआरएफ कंपनी बड़ी होनी चाहिए, राइट ना। बट हम कभी भी शेयर प्राइस को देख करके कंपनी को ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी बड़ी है, कंपनी छोटी है। तो चलो ठीक है, इसका मैं सलूशन देखता हूँ, ठीक है। सलूशन क्या होगा इसका, नीचे आते हैं, एक सेकंड, आई एम रीजिंग इट, ओके 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 ओके, हाँ। देखते हैं यहाँ पे सलूशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का फार्मूला देखिए क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन फार्मूला इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउट स्टैंडिंग शेयर इनटू करंट, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ आउट स्टैंडिंग शेयर्स एंड करंट शेयर प्राइस। इसका क्या मतलब है, ठीक है। हाँ, मैं इसको मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक कंपनी थी टीसीएस, आपके पास एक कंपनी है एमआरएफ, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि टीसीएस के शेयर को 100 लोगों ने होल्ड करके रखा है, यानी टीसीएस के शेयर को 100 लोगों ने खरीदा है, ठीक है, और एमआरएफ के शेयर को 80 लोगों ने खरीदा है। बस मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि टीसीएस के शेयर को 100 लोगों ने खरीदा है और एमआरएफ के शेयर को 80 लोगों ने खरीदा है। तो इसका मतलब, तो टोटल नंबर ऑफ आउट स्टैंडिंग शेयर कितना है, 100। यानी टीसीएस का टोटल नंबर ऑफ आउट स्टैंडिंग कितना है, 100 है, और एमआरएफ का आउट स्टैंडिंग शेयर कितना है, 80 है। सिंपल यही मतलब होता है।
यानी टीसीएस को अब हम यहाँ ये चेक करते हैं कि टीसीएस के शेयर को कितने लोगों ने खरीद के रखा हुआ है, हम वो देखते हैं। और उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर बोलते हैं। सिंपल। तो आउटस्टैंडिंग शेयर रेफर्स टू द कंपनीज स्टॉक करेंटली होल्ड बाय ऑल द शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर के द्वारा जो करंटली अभी हमारा शेयर को होल्ड करके रखा गया है, बाई करके रखा गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोलते हैं। यहाँ चीज़ तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, इतना भी हार्ड नहीं था इतना। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नीचे आते हैं। इन अ सिंपल लैंग्वेज, आउटस्टैंडिंग शेयर मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु होल्ड शेयर्स। ठीक है, ऐसे लोग जो शेयर को होल्ड करके रखे होते हैं उन्हीं को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो आई थिंक मुझे लगता है कि फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का फार्मूला जो होता है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट शेयर प्राइस। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इसके न्यू पेज पे चलता हूँ। जो एग्जांपल्स मैंने दिया था वो एग्जांपल्स थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ, यहाँ पे देखो लिखा हूँ व्हेन शेयर प्राइस इज ग्रेटर। ठीक है, व्हेन शेयर प्राइस इज ग्रेटर। अब मान के चलते हैं कि अगर शेयर प्राइस ग्रेटर हो, ठीक है, शेयर प्राइस ग्रेटर हो, उस समय आप देख रहे थे कि एमआरएफ का शेयर प्राइस कितना था। एमआरएफ का शेयर प्राइस जो था वो 54,045 था, राइट। और टीसीएस का जो शेयर प्राइस था वो 2,094 था। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इज इक्वल टू 100। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर इज इक्वल टू 100 एंड करंट शेयर इज इक्वल टू 50। ठीक है, करंट स्टैंडिंग क्या है, करंट शेयर इज इक्वल प्राइस इज इक्वल टू 50। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कितना हो गया कि टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब 100 इंटू करंट प्राइस इज 50। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया मेरा, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आ गया 5,000 करोड़। ठीक है, तो ये 5,000 करोड़ जो हो गया वो कंपनी का कैपिटलाइजेशन है, यानी कंपनी का जो वैल्यू है वो 5 करोड़ रुपए का है। ठीक है, यहाँ से तो समझ में आ गया मुझे लगता है। अब यहाँ पे आते हैं, अगर कंपनी का शेयर प्राइस कम है, कंपनी का शेयर प्राइस कम है, ठीक है, यानी हम देखे थे कि टीसीएस का जो शेयर प्राइस था वो 2,094 था, जबकि एमआरएफ का क्या था 4,045 था। लेकिन पड़ रहा है, यहाँ पर एक बार फिर से देखो आप, यहाँ पर शेयर प्राइस तो ज़्यादा है, शेयर प्राइस तो ज़्यादा है, बट यहाँ पर एक चीज़ ये देखो, शेयर प्राइस तो ज़्यादा है बट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शो जो ना 100 है। ठीक है, 100 है। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया, 100 इंटू करेंट शेयर प्राइस 5,000 करोड़ रुपये। ओके, इट्स ओके ना। एंड अगेन 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 व्हेन शेयर प्राइस इज लेस, शेयर प्राइस तो लेस है बट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग सोर्स कितना ज़्यादा है। यहाँ पर 1,000 करोड़ लोगों ने शेयर को होल्ड करके रखा है, और जबकि उसकी करंट प्राइस बहुत कम है, 30 रुपये। तो अगर मैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने की कोशिश करूँ, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने की कोशिश करूँ तो 1,000 गुणे 30 यानी 30,000 करोड़, यानी कंपनी की वैल्यू कितनी है, कंपनी की वैल्यू 30,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं टीसीएस के बारे में बता, हाँ, अब यहाँ पे ये चीज़ देखना है कि टीसीएस की कंपनी का जो है वो शेयर प्राइस तो कम है बट उसका आउटस्टैंडिंग सोर्स ज़्यादा है। तो हमारी कंपनी कौन सी हुई बड़ी, हमारी कंपनी जो बड़ी हुई वो टीसीएस बड़ी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि शेयर प्राइस को देख करके हम कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कंपनी की साइज़ कितनी बड़ी है। ये मेन पॉइंट है। मार्केट कैप किसे कहते हैं, मार्केट कैप हमारा जो होता है ना 3 टाइप्स का होता है, एक स्मॉल कैप होता है, एक मिड कैप होता है, एक लार्ज कैप होता है। लार्ज कैप जो होता है वो बिग कंपनी के लिए होता है, मिड कैप जो होता है वो बड़ी तो नहीं बट छोटी भी नहीं, और स्मॉल कैप जो होता है वो छोटी कंपनी के लिए होता है। ठीक है, हाँ, अब मेरा जो अगला पॉइंट है, अगला जो मेरा टॉपिक है, अगला टॉपिक जो होगा मेरा आई थिंक या दिस वन,
अगला टॉपिक मेरा जो होगा ना डीमैट अकाउंट होगा, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो दिस वीडियो, ये वीडियो यहीं तक रहेगा, ठीक है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा डीमैट अकाउंट किसे कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।